हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मैंने एक पोल कंडक्ट कराया था जिसमें आप सभी ने वोट किया कि आरआरबी पीओ का एक लाइव मॉक टेस्ट मुझे देना है। तो मैंने सोचा कि ऐसे शॉर्ट में वीडियो डालने से बेटर है कि मैं फुल मॉक टेस्ट ही दे देती हूँ। एंड मैंने यहाँ पर ट्राई किया है कि मैं अपना जो प्रैक्टिस कर रही हूँ जिस पेपर पे उसको भी मर्ज करूँ यहाँ पर, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो बेटर वे में। तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड ट्राई करना कि मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करो इस मॉक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो उससे पहले अभी हमें ये मतलब टेक्स्ट बुक का मॉक है एंड फ्री मॉक है। मैंने इसीलिए फ्री मॉक दिया ताकि आप सब लोग भी इसे अटेम्प्ट कर पाओ एंड आपका स्कोर मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलो अगर आपको टाइम है तो, या फिर अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे हो तो उस हिसाब से भी आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो चलिए अभी हमारा हम लॉगिन कर लेते हैं वगैरह वगैरह जो भी है। यहाँ पे देखो जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आती है वो मैं बोल रही थी कि लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन है कि हमें इंग्लिश एंड हिंदी में क्वेश्चन दिखेंगे। तो चलिए मॉक स्टार्ट हो गया है। एंड मैंने थोड़ा सा इसमें कैमरा एडजस्टमेंट वगैरह थोड़ा गलत हो गया मेरा, तो इसीलिए ऐसा दिख रहा है। बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी कि कैसा एडजस्टमेंट करना है। तो अभी मैं नेक्स्ट नेक्स्ट कर रही हूँ बिकॉज मैं हमेशा पहले देखती हूँ कि क्या इजी क्वेश्चंस दिखने वाले हैं वो सॉल्व करती हूँ, पजल्स के पीछे नहीं भागती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिलॉक्स दिखे मुझे, तो सिलॉक्स के लिए सॉल्व करना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर जैसे है ऑल बॉटल इज़ रेड, ऑल बॉटल इज़ रेड, नो ब्लैक इज़ रेड एंड ओनली अ फ्यू कप इज़ ब्लैक। तो मैं इसे पिक्टोरियल फॉर्म में लिख ले रही हूँ कि ऑल बॉटल इज़ रेड एंड ब्लैक के लिए फिर मैंने अलग जैसे बी बी डो हो रहे थे तो बी एल लिख दिया। एंड फिर ओनली अ फ्यू के लिए मैं ऐसा एक डायग्राम बना देती हूँ कि ऐसे डॉट बना के कि वो पूरा पूरा नहीं जाएगा उसके अंदर। एंड फिर उससे कंक्लूजन डिराइव कर लेती हूँ। तो फिर उससे कंक्लूजन डिराइव करने के बाद मुझे पता चला कि ये दोनों भी फॉलो नहीं होते हैं, तो ये नाइदर नॉर वाला मैंने टिक कर दिया। एंड ऑप्शन भी ऐसे होते हैं ना कि ऑप्शंस का सीक्वेंस चेंज होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ऑप्शन ए में 1 फॉलो ऑप्शन बी में 2 फॉलो ऐसा वगैरह होगा। तो इसीलिए हमें ध्यान से थोड़ा टिक करते वक्त भी ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो वो है सम फ़ोन आर लैपटॉप्स एंड ऑल लैपटॉप्स आर टैबलेट, सम टैबलेट आर हेडफोन्स। तो ये भी मैंने पिक्टोरियल फॉर्म में ऐसे लिखा है एंड फिर उसमें देखा तो कि ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिलॉक्स का ही है, कंटिन्यू 5 क्वेश्चन आई थिंक सिलॉक्स के हैं। तो मैंगो, ऑल मैंगो आर वॉल, ऑल वॉल्स आर ऑक्टोपस एंड ओनली फ्यू ऑक्टोपस आर फैक्स। तो ये वाला भी मैंने ड्रॉ करने के बाद फिर मैंने देखा कि ऑल मैंगो इज ऑक्टोपस तो हो रहा है, बट सेकेंड वाला ऑल ऑक्टोपस इज फैक्स नहीं हो रहा है। बिकॉज पूरा का पूरा मतलब दिख ही रहा है इमेज में कि पूरा का पूरा उसमें कैन बी, इट कैन बी बट इट इज़ नॉट फिक्स ना। और ऊपर से तो ये भी मैंने कंडीशन मिस कर दी थी कि वो ओनली अ फ्यू था। तो ओनली फ्यू है तो वो पूरा का पूरा तो कभी भी जा नहीं सकता उसके अंदर, तो इसलिए वो फेल हो गया। एंड बस एक फेल ही कंक्लूजन फॉलो हुआ। फिर मैंने नेक्स्ट वाला देखा तो नेक्स्ट वाले में भी यही था कि ओनली अ फ्यू फॉक्स आर बॉक्स। तो ओनली अ फ्यू वाला कॉन्सेप्ट ना बहुत बार आता है, हमेशा क्वेश्चंस में आता ही है। एंड ओनली अ फ्यू बॉक्स आर डेस्क एंड जो था नेक्स्ट डेस्क, नो डेस्क इज़ हेल्प। तो फिर यहाँ पे मैंने देखा कि सम हेल्प आर बॉक्सेस, तो हेल्प एंड बॉक्स में कोई रिलेशन दिख ही नहीं रहा है। जब सम की बात हो रही है मतलब वो सॉलिड स्टेटमेंट है, सॉलिड स्टेटमेंट है मतलब वो हर एक इमेज में सेटिस्फाई होना चाहिए। तो जब एक ही इमेज में नहीं दिख रहा है तो फिर आगे तो पॉसिबिलिटी ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एंड ऑल जेब्रा कैन बी डॉग, तो जेब्रा को हम डॉग में, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये मैंने वॉइस ओवर बाद में किया है बिकॉज जब मॉक दे रही थी तब बहुत नॉइसेस थी, बच्चे वगैरह खेल रहे थे, तो इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, तो आप उतना एडजस्ट कर लो यार। एंड मैंने ये वाला डॉग वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर नेक्स्ट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव की। तो पजल पजल थे, फिर मुझे दिखा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में मैंने फिर टिक कर दिए जो भी इजी इजी मुझे लगे। ये तो इसको पेन एंड पेपर से मैं वैसे भी सॉल्व नहीं करती हुई डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि फ्लो से। तो डब्ल्यू से ओ जा क्यू जाने का था, तो डब्ल्यू से यू जा सकते हैं, यू से एन जा सकते हैं, एन से क्यू जा सकते हैं एंड साइन भी ग्रेटर देन सेटिस्फाई हो रहा है एंड यू से आई के लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो वो मैंने वैसे टिक करके नेक्स्ट पे चली गई मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा इनइक्वालिटी का था, तो एल से सी जाना था, तो एल से एस फिर के फिर सी जा सकते हैं बिल्कुल, एंड एक्स से जेड भी जा सकते हैं। नेक्स्ट था एल से जेड जाना, तो एल से जेड हम जाने के लिए एल से एम, एम से एन, एन से जेड जा सकते हैं एंड एस से ओ के लिए एस से के से एन एंड एन से ओ। तो ये भी दोनों भी फॉलो हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी टिक करते वक्त ध्यान रखना है हमें कि हम किसे टिक कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट है ये
ये देखो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आइदर और का बहुत पॉसिबिलिटी होता है, बस साइन चेक करना है एंड आइदर और हो जाता है वो। एंड एस से वाई के लिए तो एस से जे, जे से एक्स, एक्स से वाई जा सकते हैं एंड वाई से जेड। जे से जेड जा तो सकते हैं बट ग्रेटर दैन इक्वल टू सेटिस्फाई नहीं हो रहा है देखो, बिकॉज जे से एक्स और एक्स से वाई, अच्छा जेड भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि ग्रेटर दैन का साइन है बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चली गई एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके पूरा सेक्शन ही अभी हो गया है स्किप स्किप करके। तो फिर मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आई जहाँ पे मैंने देखा था कि 10 पीपल वाला सीटिंग सर्कुलर टेबल, एंड मैंने हल्का सा देखा था तब मुझे दिखा था कि सेम डायरेक्शन वाला है, तो इसलिए मैंने सोचा सेम डायरेक्शन वाला है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। तो इसलिए फिर मैं आ गई इस क्वेश्चन पे एंड मैंने फिर पॉइंट्स, ये पजल्स के जो भी होते हैं पॉइंट्स, उसे नोट डाउन करना चालू किया। तो मैं ऐसे नोट डाउन करती हूँ कि बी इज़ फोर्थ राइट ऑफ एच, सी इज़ फेसिंग सी, डी, सी एंड एच आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, ई एंड एफ के बीच में 3 लोगों का गैप है, एंड सी एंड डी आर टू, ई एंड एफ एंड डी आर टुगेदर, आई इज़ थर्ड राइट ऑफ बी। एंड मैं कंडीशंस देख के ही पढ़ रही हूँ पजल, मैं पजल अभी देखो पढ़ भी नहीं रही हूँ जब मैं वॉइस दे रही हूँ इसको, तो क्योंकि मुझे कंडीशंस इतने अच्छे से लिखने अभी प्रैक्टिस हो गई है कि मैं आराम से पढ़ लेती हूँ। तो मैंने ये 10 लोगों के लिए ड्रॉ कर लिया है ऐसे, अभी 8 लोगों का ही प्रैक्टिस हो गया है तो वैसे ही ड्रॉ हो गया था पहले, तो 10 लोगों के लिए ड्रॉ कर लिया। एंड टू स्टार्ट विद दिस पजल, अभी डायरेक्ट देखे कि बी इज़ फोर्थ राइट ऑफ एच, तो बी को डायरेक्टली फोर्थ राइट ऑफ एच में प्लेस करो। उसके बाद एच से या बी से रिलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन होगी उसे प्लेस किया मैंने, तो एच से रिलेवेंट, बी से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी कि आई उसके थर्ड राइट में है तो आई को प्लेस कर दिया। उसके बाद फिर मैंने देखा कि किसको हम प्लेस कर सकते हैं, तो मुझे रियलाइज़ हुआ सी एंड एच आर टुगेदर, तो सी को अगर मैं लेफ्ट में रखती तो उसके अपोजिट में बी होता, बट हमें डी रखना है तो इसीलिए सी को राइट में रखा एंड उसके अपोजिट में डी को प्लेस किया। एंड फिर डी एंड एफ आर टुगेदर, तो डी के बाजू में तो जगह एक ही बची थी तो वहाँ पे एफ को डाल दिया। एंड एफ एंड ई के बीच में 3 लोगों का गैप था, तो 3 लोगों का गैप के लिए भी एक ही पॉसिबिलिटी आ रही थी, दूसरी साइड में सी था इसलिए इधर एफ प्लेस कर दिया, तो वो भी कंडीशन हो गई। एंड फिर लास्ट में हमने देखा कि यहाँ पर जी इज़ इमीडिएट राइट ऑफ जे था, तो वो प्लेस करने के बाद एक ही प्लेस बचा जो कि था ए का। तो ये वाला पूरा पजल सॉल्व होने के बाद फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चलो। तो हु इज़ सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जी, तो सेकंड राइट ऑफ जी में हम देख सकते हैं डी है, नहीं डी नहीं, कौन है, ऊपर ऊपर चला गया है थोड़ा, रुको एक मिनट, हाँ एफ, एफ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आया हु इज़ सिटिंग अपोजिट ऑफ एच, तो ये भी एफ ही है। हु इज़ सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो फोर्थ लेफ्ट में सी के हमें देखना है कि कौन है, वो टिक कर देना है। एंड ऐसे ऐसे मैंने पूरे क्वेश्चंस कर लिए। एंड ये क्वेश्चन जो होता है ना कि कौन सा ऑड वन है, तो यहाँ पर ऐसा था कि सब लोगों के राइट में था एंड एच एंड ए के बीच में ऐसा था कि वो लेफ्ट का दिया था कि ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ ए एच, तो ये मैंने टिक कर दिया वो वाले पजल के 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया, तो ये भी मुझे इजीली लगा, मतलब ऐसा कुछ टफ वाला कोडिंग नहीं था, कॉमन वाला कोडिंग था जो चाइनीज़ कोडिंग हम बोलते हैं वैसा ही था, इसलिए फिर मैंने भी इसे भी सॉल्व करने का डिसाइड किया, तब के तब मैंने डिसाइड मतलब सॉल्व करने लगी। तो मैंने फिर यहाँ पे तो बेसिक होता है कि कॉमन वाला ढूंढो एंड सॉल्व करो, एंड इसमें ऐसा होता है कि आप थ्रेड मेथड वगैरह होती है, बट वो मुझे, मैंने नहीं किया, उतनी प्रैक्टिस ही नहीं की वो चीज़ की, तो मुझे कभी आया ही नहीं, इसीलिए मैं ये अपना जो बेसिक नॉर्मल मेथड होता है कॉमन कॉमन देख के तुरंत लिख लो वही करती हूँ, बिकॉज याद भी नहीं रहता है, फिर हम वो पूरा का पूरा सेंटेंस लिख के ड्रॉ करने से बेटर है ये ऐसा जो जो अपने को समझ में आ रहा है वो लिख लो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसमें पूरों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, जो 3-4 वर्ड्स आप स्टार्टिंग में निकालते हो उसी से अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं तो पूरे वाले का निकालने से क्या मतलब है। बट यहाँ पे मुझे जो जो दिख रहे थे मैंने सब लिख दिए, एंड उसके बाद फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो व्हाट इज़ द कोड फॉर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस रेगुलरली, तो प्रैक्टिस रेगुलरली का मैंने टिक कर दिया कि जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस का एम ए एंड रेगुलरली का TW, तो एम ए TW। एंड नेक्स्ट ये था रिजल्ट्स विद प्रैक्टिस, ये वाला भी पूछा गया था तो इसका भी मैंने फिर वो तीनों को टिक कर लिया। सीक्वेंस कभी कभी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस पहले लिखा है तो प्रैक्टिस का वर्ड जो भी उसका कोड है वो पहले आना चाहिए, तो कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है। अब यहाँ पे कंटिन्यू के लिए दोनों भी हो सकते हैं ना, क्योंकि कंफर्म नहीं हुआ वो, तो इसलिए आइदर और कर दिया यहाँ पे। एंड नेक्स्ट था कि प्रैक्टिस डेली, अब डेली ये एक ऐसा वर्ड है जो हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो डेली का कोड भी ऐसा होना चाहिए जो क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए एम ए तो फिक्स था, तो एम ए के साथ 2 ऑप्शंस थे UV एंड IV, तो IV तो यहाँ पर दे के है तो वो किसी ना किसी चीज़ का होगा, तो डेली के लिए हम UV टिक कर देंगे, तो ऐसा करके टिक कर दिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया कि 5 पर्सन है जो मंडे टू फ्राइडे मार्केट जाते हैं अलग अलग दिन, एंड अलग अलग कपड़े, अलग अलग टाइप के कपड़े पहन के, तो वैसा फिर मुझे लगा 5 ही लोग हैं हो जाएगा इजीली। एंड ऐसे पजल्स मैंने बहुत प्रैक्टिस किए है पहले, अभी मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ
मैं बता दे रही हूँ पहले ही, बिकॉज़ मेरे अटेम्प्ट्स पता नहीं कितने होंगे, क्या होंगे, बट मुझे बस अप्रोच दिखाना था कि व्हाट इज़ द अप्रोच आई फॉलोड या फिर आई एम स्टिल फॉलोइंग, तो इसीलिए मैंने ये शूट किया। नहीं तो ऐसा मत समझना कि मैंने ये शूट किया है तो अभी मुझे बहुत मार्क्स आने वाले हैं वगैरह वगैरह, मुझे भी नहीं पता कितने मार्क्स आने वाले हैं। एंड अभी तक तो मुझे रीजनिंग ठीक ठाक लग रहा है, बट पता नहीं रीजनिंग अगर ठीक ठाक लग रहा है तो कॉन्ट में भी टफ हो सकता है। तो फिर यहाँ पे भी मैंने उसके कंडीशंस नोट डाउन चालू कर दिए कि कॉटन एंड लेदर में 3 लोगों का गैप है। एंड फिर टी वोर सिल्क क्लॉथ एंड वेंट ऑन द डे आफ्टर सी, तो सी के बाद गया है। एंड सी ने लिनन नहीं पहना है। 2 लोग गए हैं मार्केट में आर एंड एन के बीच में, फिर आर एंड जी दोनों भी लेदर नहीं पहनते हैं। तो फिर नंबर ऑफ़ पर्सन हु वेंट टू द मार्केट बिफोर एन इज़ मोर देन द नंबर ऑफ़ पर्सन हु वेंट टू द मार्केट आफ्टर एन। तो ये एक कंडीशन है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो बिफोर एन, तो हम वेडनेसडे पे डेफिनेटली एन को रख नहीं सकते क्योंकि वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पहले ज़्यादा लोग गए हैं तो पहले मिनिमम 3 तो जाने चाहिए। फिर जब 5 लोग हैं तो अगर ज़्यादा गए हैं तो 2 से ज़्यादा ही गए हो, 2.5 से ज़्यादा गए हो, 2.5 से ज़्यादा मतलब 3। तो 3 लोगों के लिए इसलिए मैंने एन को एक बार थर्सडे पे प्लेस किया था एंड एन को एक बार फिर फ्राइडे पे प्लेस किया, बिकॉज दोनों भी कंडीशंस हो सकते हैं तो दोनों एट ए टाइम प्लेस करना इज़ बेटर। बार बार फिर एक प्लेस करो फिर काट के दूसरा प्लेस करो, उससे अच्छा। तो एन यहाँ पे प्लेस कर दिया एक बार थर्सडे पे एंड एन मैंने फ्राइडे पे प्लेस कर दिया। मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था कि मैं क्या कर रही हूँ, बट फिर मैंने रियलाइज़ किया नहीं बराबर ही कर रही हूँ। तो आर को फिर 2 लोगों के गैप पे मैंने आर को रख दिया यहाँ पर। एंड बीच बीच में कैमरा एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। तो आप ये पूरा वीडियो देखो एंड ये मॉक तो ज़रूर सॉल्व करो प्लीज़, बिकॉज इतनी मेहनत लगी है, थोड़ा अप्रिशिएट करो उसको। एंड फिर 2 एन एंड आर प्लेस करने के बाद फिर मैंने देखा कि कौन सा प्लेस कर सकती हूँ मैं। तो अभी कुछ भी समझ नहीं रहा था, बट यहाँ पे दिया था कि कॉटन एंड लेदर के बीच में 3 का गैप है, तो ये 3 का गैप तो मंडे एंड फ्राइडे ही फुलफिल कर सकता है, तो दोनों जगह कॉटन लेदर। बट आर के पास लेदर नहीं जा सकता है, इसलिए फिर मैंने पहले इसमें आर को कॉटन दे दिया। एंड फिर एक ही जगह बची टी एंड सिल्क के लिए जिसके ऊपर सी आ सकता है, तो फिर सी एंड जी। तो जी के साथ लेदर नहीं आ सकता, ये भी कंडीशन थी, तो ये वाली कंडीशन हमारी पूरी कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि जी के साथ तो लेदर आ रहा है यहाँ पे। एंड फिर नेक्स्ट कंडीशन पे मैं गई तो यहाँ पर कॉटन लेदर दोनों भी रख दिया, बिकॉज फिक्स नहीं था कौन सा आएगा। एंड फिर टी एंड सिल्क के लिए एक ही प्लेस, मैंने सोचा मन में कि टी अगर मैंने आर के नीचे प्लेस किया तो ऊपर सी के साथ सिल्क के लिए जगह नहीं बचेंगी, या तो कॉटन आएगा या तो लेदर आएगा ना, सिल्क के लिए जगह नहीं, इसलिए टी को मैंने थर्सडे पे प्लेस करके उसके ऊपर सी रखा। एंड फिर सी लिनन नहीं पहनता है तो लिनन के लिए एक ही ऑप्शन था आर के पास। एंड फिर जी ऊपर आ गया तो जी लेदर नहीं पहनता है, तो फिर वहाँ पे कॉटन फिक्स हो जाएगा एंड लेदर नीचे आ जाएगा और सी के लिए बचा वाला वूल आ जाएगा। तो ऐसा मैंने प्लेस कर दिया। एंड नेक्स्ट फिर इसके भी क्वेश्चंस थे कि मंडे को कौन गया मार्केट में, तो मंडे को जी गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा टाइप का क्लोथ है सी का, तो वो है वुलन एंड वुल। एंड नेक्स्ट था हाउ मेनी पर्सन वेंट टू द मार्केट बिटवीन टी एंड एन, तो वैसा वगैरह सब टिक कर लिया। तो कोई भी नहीं, दोनों भी साथ आगे पीछे ही गए हैं तो कोई भी नहीं, तो ज़ीरो आ गया। एंड हु वेंट टू द मार्केट एट फर्स्ट एंड लास्ट रिस्पेक्टिवली बोला है तो बिल्कुल आपको सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। जी एंड एन तो जी एन है, उसको एन एंड जी अगर ऑप्शन में होगा तो वो टिक करके मत आना। रिस्पेक्टिवली का मतलब ही होता है कि फर्स्ट जो पूछा है वो फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड जो पूछा है वो सेकंड, मतलब फर्स्ट में फर्स्ट पूछा था एंड सेकंड में लास्ट पूछा था, तो फर्स्ट एंड लास्ट ऐसा सीक्वेंस में बताना है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर एक कंडीशन था कि कौन सा फॉल्स है, तो इसमें थोड़ा सा मैंने टाइम वेस्ट किया 10-20 सेकेंड्स, बिकॉज मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई थी कि क्या ही कर रही हूँ मैं। एंड उसके बाद फिर से भी मैंने एक बार टिक करने के बाद फिर से भी देखा 2-4 सेकंड की सही भी लिखा कि नहीं। एंड उसके बाद फिर मुझे पता चल गया कि अभी रीजनिंग का हो गया इजी वाला पोर्शन ख़त्म अपना, चलो कॉन्ट पे। तो कॉन्ट पे पहले गए बराबर नंबर सीरीज़ खुल गए, बट नंबर सीरीज़ मैंने बताया है कि नंबर सीरीज़ मेरा थोड़ा गलत हो जाता है कभी कभी, बट वैसे मिसिंग ही थे, बट फिर भी मैंने उसको देखा 1-2 नंबर सीरीज़ को। पहली वाली मुझे लगी नहीं जाएगी तो दूसरी मैंने ट्राई की, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन मुझे दिख रहा था इजी इजी की इंटू 2 इंटू 3 ऐसा सब है। तो यही लॉजिक था बेसिक वाला कि इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड इंटू 6, तो इंटू 6 करके टिक कर दिया। नेक्स्ट वाले पे भी मुझे तुरंत लॉजिक क्लिक हो गया कि ये इंटू 1+1 या फिर इंटू 2+1 या फिर डिफरेंस का ही है कि पास पास में ही थे। तो फिर डिफरेंस निकाल के देखा तो पता चला कि स्क्वायर का डिफरेंस है, 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 एंड देन 5 का स्क्वायर 25, उनका डिफरेंस था। तो 35 + 25 करके 60 टिक कर दिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर देखा तो नंबर सीरीज़ था हमारा ये वाला जो 40 से स्टार्ट हो रहा है एंड ग्रेजुअली बढ़ रहा है, तो ये डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन है बिकॉज एडिशन में तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो इसको फिर इंटू 1+1 करके देखा जो स्टार्टिंग में, फिर इंटू 2+2, तो बैठ गया लॉजिक, तो फिर वैसे ही चला। तो 1024 इंटू 5 + 5 आएगा, तो 1024 इंटू 5 512 होता है,
जब भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी को तो उसको हाफ कर देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा ना, बिकॉज वो इंटू टू कर लेते हैं एंड जो नीचे ज़ीरो होता है उसको फिर पॉइंट से ऐसा वैसा कर लेते हैं। वो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स में आप देख लोगे अगर वीडियोस तो आपको समझ जाएगा। तो वैसा करके फिर टिक कर दिया एंड फिर नेक्स्ट सीरीज़ आया तो यहाँ पर भी मुझे पहले डिफरेंस लगा, बट फिर मैंने डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस नहीं था, ये एक्चुअली 1³ + 1, 2³ + 2, 3³ + 3 ऐसा था। तो फिर लास्ट वाला 6³ + 6, नो नो नो, 1³ + 1, 2³ + 1, 3³ + 1, 4³ + 1 एंड 5³ + 1, 6³ + 1 ऐसा था। देखो जो मैंने सॉल्व करते वक्त मिस्टेक की थी ना वही मैं बोलते वक्त भी कर रही हूँ, बिकॉज हमारे दिमाग में ना वैसा ही रह जाता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हमें प्रैक्टिस करते वक्त भी अच्छे से एनालिसिस भी करना है ताकि हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहे, गलत वाला याद ना रहे। बिकॉज हम जब सॉल्व करते तो गलत टिक कर देते हैं एंड गलत वाला ही याद रख लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीरीज़ भी जो आया उसमें बेसिक फिर मैंने देखा तो मुझे पहले मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर क्यूब लॉजिक ऐसा लगा नहीं। तो फिर मैंने डिफरेंस लेके देखना चालू किया तो डिफरेंस भी फिर 36 का 72 का ऐसा दिखा। एंड मोस्टली ना मिसिंग नंबर सीरीज़ में मैं ऐसा करती हूँ कि मैं रिवर्स में सॉल्व करती हूँ। स्टार्टिंग से अगर मुझे क्लिक नहीं हुआ, ईजी रहा, स्टार्टिंग में छोटी वैल्यू है या क्लिक हो रहा है तुरंत मल्टीप्लिकेशन लॉजिक या कुछ लॉजिक, तो मैं सॉल्व करती हूँ। अदरवाइज़ मैं रिवर्स में सॉल्व करती हूँ ताकि पीछे के हमें आइडियाज़ मिल जाए, ताकि आगे के सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं ना। अब मुझे 36 एंड 72 एंड 144 यहाँ पे दिख गया तो 36 72 देख के मैं डायरेक्ट उसको 36 को हाफ करके 18 ऐड कर देती थी तो भी चल जाता था। तो इसलिए मैं आगे से नहीं करती हूँ, आगे से करती तो फिर पूरे ही सॉल्व करने पड़ते लास्ट तक। एंड नेक्स्ट फिर देखा मैंने कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक मेरे फेवरेट टॉपिक्स में से है। तो मैंने फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो माइनस प्लस का रूट आता है प्लस प्लस एंड माइनस प्लस अगेन प्लस प्लस। तो 20 के रूट्स 5 × 4 ऐसे आते हैं। तो 5 × 4 फिर मैंने, हाँ मुझे क्यों इतना टाइम लगा यहाँ पर, 5 × 4 मैंने लिखा एंड 42 का फिर 7 × 6, ये दो क्यूब आते हैं तो 7 दोनों से भी बड़ा है एंड 6 भी दोनों से बड़ा है, तो y इज़ ग्रेटर देन x या फिर x इज़ लेस देन y, ये लॉजिक आ गया यहाँ पर। एंड हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टिक करते वक्त भी हमें ध्यान से करना है, बिकॉज घाई में सॉल्व करते वक्त इजी क्वेश्चंस में ही हम टिक करते वक्त गलती कर देते हैं, तो इसलिए ध्यान से करना है। माइनस माइनस का हमारे पास रूट्स आते हैं प्लस माइनस एंड नेक्स्ट आता है माइनस प्लस, प्लस प्लस का भी माइनस माइनस, तो इसमें भी इजी था, कर लिया। माइनस प्लस का फिर अगेन प्लस माइनस एंड माइनस प्लस का अगेन प्लस माइनस, तो ये भी 46 को डायरेक्टली डिवाइड किया तो 46 वैसे भी किसी के टेबल में आता नहीं है तो 2 के टेबल डायरेक्ट 23 × 2 लिख दिया एंड 529 दिख ही रहा था तो डेफिनेटली 23 का फिर ऊपर 23 है तो नीचे भी 23 × 23 होगा। ऐसा फास्ट में मैंने क्लिक कर दिया, मुझे क्लिक हो गया तो मैंने फिर वैसा क्यू रूट निकाल के, अभी यहाँ पे देखो 23 दोनों सेम रूट्स थे तो हम एक को ही कंपेयर कर लिए तो भी चलेगा, बट ऊपर वाले दोनों रूट से हमें कंपेयर करना है। एंड नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, तो यहाँ पर माइनस प्लस के प्लस प्लस रूट्स आ गए एंड 78 का मुझे समझ में नहीं आता किस में आता है, फिर याद आया कि 13 × 6 में आता है। उसके बाद इसलिए स्क्वायर क्यूब टेबल ये सारा इंपॉर्टेंस रखता है मल्टीप्लिकेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हर चीज़ में। एंड यहाँ पे ना नीचे जो है तो कभी कभी हमें कन्फ्यूजन होता है कि इसका एक ही रूट आएगा या दो, तो इसके दो रूट आते हैं, एक रूट 0 आता है एंड एक रूट 14। तो 0 को भी कंपेयर करना है बिकॉज अगर निगेटिव, यहाँ पे तो पॉजिटिव रूट था बट अगर निगेटिव रूट है ऊपर में, एक्स के निगेटिव रूट होते तो 0 फिर ग्रेटर देन निगेटिव रूट हो जाता ना, तो इसीलिए 0 को भी कंपेयर करना है। एंड नेक्स्ट फिर आ गया सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को फिर हम मतलब अप्रॉक्सीमेशन था, एक्चुअली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए थी इनको, तो फास्ट में कर लिया। एंड सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में ने क्या, हमें लीड लेना है, अगर स्पीड बढ़ाना है तो फिर उसके लिए एक ही उपाय होता है, वो है स्क्वायर क्यूब टेबल एंड फ्रैक्शंस टू परसेंटेज वैल्यू, ये सारी चीज़ें अच्छे से याद होना। तो ये मैंने कहा है। एंड मैंने वो 10 डेज़ का जो कॉन्ट का चैलेंज आपको बोला था नोट्स बनाने को एंड रिवाइज करने को, उसमें भी बोला था कि 10 डेज़ तक लिखो एंड उसके बाद अगर आप मेमोराइज़ करने का ट्राई करोगे तो आपको अच्छे से मेमोराइज़ होगा, लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए फिर हमें ये फास्ट में सॉल्व हो जाता है, अदरवाइज़ हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि 120% को कैसा लिखना है वगैरह वगैरह। डायरेक्ट पता है जबकि 120 मतलब 6/5 हो सकता है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं फिर उसको, अदरवाइज़ 120/100 लिखो फिर उसको काट पीट करो, उसमें टाइम वेस्ट होता है।
तो ये मैंने अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस फास्ट में कर लिए, जितना मैं कर सकती थी फास्ट में उतना। फिर भी ये वाले क्वेश्चन में ना मैं स्टक हो गई। मैंने क्या किया यहाँ पर 4 इंटू ये डिवाइड तो बराबर किया, बट यहाँ पे जो 576 ऐसा मैंने लिया ना, रूट ऑफ 576, वो एक्चुअली 24 का था ना स्क्वायर, मैंने 26 ले लिया एंड गड़बड़ कर दी। एंड फिर मुझे तब भी रियलाइज़ नहीं हुआ, देखो यहाँ पर फिर मैंने टाइम वेस्ट किया एंड स्किप कर दिया ये क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके, बिकॉज गलत ही आ रहा था ना आंसर, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि 478 को कैसे डिवाइड करूँ। एंड तब की क्लिक भी नहीं हुआ एक्चुअली कि दो तो बढ़ा सकती हूँ ना, दो दो वैल्यू बढ़ा दूंगी, 480 कर दूंगी तो भी चलेगा क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन तो है। तो क्लिक ही नहीं हुआ, मैं उसको फुल डिवाइड करने का देख रही थी एंड फिर वैल्यूज़ जब मैं ऑप्शन में देख रही थी बहुत छोटे छोटे वैल्यू थे, तो फिर मुझे इसलिए क्लिक नहीं हुआ एंड फिर मैंने इसको स्किप कर दिया मार्क फॉर रिव्यू करके, बिकॉज ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया ना एक क्वेश्चन पे, स्टक हो गए ना अगर, तो छोड़ना ही बेटर है वो क्वेश्चन को, आगे बढ़ जाना चाहिए। बिकॉज अगर स्टक हो गए तो फिर वो पहले नहीं जमा तो बाद में भी नहीं जमता है, उससे बेटर है दूसरे क्वेश्चंस करो अच्छे से एंड बाद में फिर जब आप आके देखोगे फ्रेश माइंड से स्टार्ट करोगे तो फिर आपको ईजिली हो जाएगा। बिकॉज मुझे पता था कि यहाँ पर 26 की गलती हुई है, तो फिर बाद में मुझे जब मैंने फ्रेशली स्टार्ट किया तो तब नहीं हुई है मिस्टेक, तब 24 ही लिखा मैंने बाय डिफ़ॉल्ट। तो फिर तब मुझे रियलाइज़ हुआ, अरे यार मैंने पहले 26 लिखा था इसलिए मुझसे गलती हो गई, तो फिर इसलिए मैंने स्किप किया। अच्छा 1 मिनट वेस्ट करके एंड नेक्स्ट फिर दूसरा भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, उसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस का तो कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह होता ही नहीं है, प्लस प्लस करो माइनस माइनस करो, इसमें कुछ भी होता नहीं है। बट अगर डिवाइड का साइन है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में उसको 1/5, जैसे ये डिवाइड बाय 5 है तो 1/5 करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें ईजी पड़ता है थोड़ा। एंड यहाँ पे ये पावर का क्वेश्चंस, तो ये बहुत क्वेश्चन अच्छा है, जो लॉ ऑफ इंडाइसेस मैंने बोले थे कि हमें पढ़ना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चंस में वो बहुत यूज़फुल होते हैं। तो मुझे पता था 32 का 1/5 मतलब फिफ्थ रूट ऑफ 32 इज़ 2, तो ये 2 मैंने डायरेक्टली लिख लिया। एंड 81 का फोर्थ रूट यानी जो भी है 9 का स्क्वायर, तो 9 का और रूट 2 लेंगे तो हमको 3 मिल जाता है। वैसा सब सॉल्व करके ईजी था बाद में, बस उसका प्लेसमेंट ही गलत, वो लॉ ऑफ इंडाइसेस का ही यहाँ पे झोल था, बाकी तो इजी था, वैल्यू भी बहुत छोटे छोटे थे। डायरेक्ट 2 कट होके 75 आ गया था। नेक्स्ट एक डीआई ओपन हुआ एंड डीआई में डेटा देखे था 5 बिल्डिंग्स का, जिसमें नंबर ऑफ फ्लैट्स थे, मतलब 5 बिल्डिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लैट्स थे, जिसमें से कुछ वैकेंट थे एंड कुछ ऑक्यूपाइड थे। तो हमें वैकेंट का डेटा देके था एंड हमें फिर ऑक्यूपाइड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने जैसे हमेशा क्या करती हूँ कि टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ, बिकॉज बार बार ग्राफ देखना एंड ग्राफ में छोटी छोटी लाइन्स को जाके देखना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे तो हंड्रेड्स के फॉर्म में वैल्यू थी तो ओके था, बट 20 के फॉर्म में या 50 के फॉर्म में वैल्यू रही तो फिर वो 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई, ये मुझे बहुत ही टाइम वेस्ट लगता है। इसलिए फिर मैं डायरेक्ट उससे अच्छा थोड़ा 1 मिनट एक्स्ट्रा दे के लिख लेती हूँ, ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो एंड एक्यूरेसी मेरी मेंटेन रहे। बिकॉज क्या ही घाई करके क्या ही मिलेगा अगर गलत हो गया तो, उल्टा अपना जो है वो भी मार्क्स चला जाएगा। तो इसलिए फिर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया एंड मुझे पता था ऑक्यूपाइड पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऑक्यूपाइड का भी डायरेक्ट लिख ही लिया मैंने यहाँ पे। एंड फिर अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड फ्लोर्स इन बिल्डिंग बी टू दैट ऑफ सी, दैट ऑफ ई। तो बी में ऑक्यूपाइड फ्लोर्स यहाँ पर थे 1120 एंड ई में थे 840। तो ये डायरेक्ट 14 के टेबल्स में आता है ना, 14 6 84 एंड 14 8 112, तो ये डायरेक्ट 4:3 का रेशो बन गया। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया जिसमें था नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड फ्लोर्स इन बिल्डिंग सी इज़ व्हाट परसेंटेज, अप्रॉक्सीमेटली पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ वैकेंट फ्लोर्स इन बिल्डिंग ई। तो नंबर ऑफ सी में ऑक्यूपाइड है 280 फ्लैट्स ऑक्यूपाइड है एंड इसमें ई में है 360 जो है वैकेंट। तो फिर इन दोनों का रेशो निकालने के बाद आया कि 7:9 आता है, 7 4 28 एंड 9 4 36। तो ये 7 और 9 का रेशो आ गया, वही पूछा था। एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू परसेंटेज पूछा था, तो 2 दोनों का डिफरेंस 2 एंड देन के बाद ई की वैल्यू है, तो ई मतलब 9 आ गया है रेशो, तो 2/9। तो आपको पता होना चाहिए 2/9 कितना आता है, 22.22। अप्रोक्सीमेट पूछा है, 22 टिक कर दिया एंड आगे बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड फ्लोर्स इन ऑल द 5 बिल्डिंग्स। तो फिर इसलिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें पहले से डेटा निकाल के रखना बेटर होता है, बिकॉज डेफिनेटली पूछते ही है, बिकॉज आपको वैकेंट एंड टोटल दिया है, तो फिर वैकेंट एंड टोटल पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, एक आधा होगा हार्डली, एंड बाकी क्वेश्चन तो फिर जो ऑक्यूपाइड है उसी पे होगा। बिकॉज यहाँ पे नीचे एक फॉर्मूला भी दिया था कि टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स इज इक्वल टू वैकेंट प्लस ऑक्यूपाइड, तो डेफिनेटली ऑक्यूपाइड तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको वही डेटा निकालने को देंगे।
तो इसीलिए थोड़ा सा ये प्रैक्टिस के साथ हमें समझ ही जाता है कि कौन सा डेटा वो पूछने वाले हैं, तो हम पहले ही निकाल ले तो बेटर होता है, क्योंकि फास्ट फास्ट में निकल जाता है जब हम प्लॉट करते हैं। उल्टा एक एक क्वेश्चन के लिए आप निकालने जाओगे तो टाइम वेस्ट होता है वो। एंड फिर ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, जिसमें थोड़ा गलत कर दिया था मैंने, 2000 की जगह 1200 लिखा, एंड फिर मैं टाइम वेस्ट कर ली और से, एंड बाद में फिर रेशो वो टोटल एवरेज निकाल लिया फिर मैंने, जो 688 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग बी सी टुगेदर एंड बिल्डिंग ई एंड डी टुगेदर। तो डी एंड ई एंड बी एंड सी, तो इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना था। तो उसका समथिंग 1400 आया था ना, इसका 1440, तो फिर 40 का डिफरेंस है डेफिनेटली। तो ये 40 का टिक करके चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है इफ़ 3 पर्सन लिव ऑन ईच ऑक्यूपाइड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग ए एंड 2 लोग रहते हैं ऑक्यूपाइड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग डी, मतलब ए के हर एक फ्लैट में 3 लोग रहते हैं एंड डी के हर एक फ्लैट में 2 लोग ऑक्यूपाइड वाले में, तो टोटल कितने लोग? तो 600 इंटू 3 एंड 600 इंटू 2, डेफिनेटली 600 इंटू 5, 3000 लोग। तो इसके बाद फिर मैं आगे देखती हूँ, तो सेक्शन ख़त्म हो गया था। फिर मैंने जाके एक DI जो मैंने देखा था स्टार्टिंग में, तो वो उस पे गई मैं उस क्वेश्चन पे कि ओके वो DI मतलब इजी वैल्यू था। एंड डेफिनेटली मैंने टेक्स्ट बुक का ऑप्ट इसीलिए किया ताकि सब लोग दे सके, फ्रेशर्स भी, बिगनर्स भी, सब कुछ। एंड इजी होता है थोड़ा, पता नहीं इजी हो, मैं बोल रही हूँ इजी, बट मेरे मार्क्स आएंगे अगर 40-50, तो प्लीज़ डोंट जज बाय द मार्क्स, बिकॉज मेरा आउट ऑफ प्रैक्टिस है, प्लस ये थोड़ा सा कैमरा सेटअप ये वगैरह में एंड छोटा स्क्रीन में मैंने दिया, पता नहीं क्यों, तो जिसका कुछ यूज़ भी नहीं हो रहा है। मुझे लगा ये लैंड पोर्ट्रेट में होगा मेरा कैमरे का सेट, मतलब कैमरे से जो भी रिकॉर्ड किया है मैंने, बट ये भी लैंडस्केप में, ये भी लैंडस्केप में, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ वो मेरा छोटा स्क्रीन का। तो इसलिए प्लीज़ जज मत करना आप। तो देखो यहाँ पे मुझे डेटा दिया था, आई थिंक पाँच लोगों का, 5 सोसाइटी का डेटा दिया था, जिसमें मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, टोटल पॉपुलेशन उनकी दी थी जितने भी लोग रहते हैं, एंड ब्लैंक था थोड़ा DI। तो ब्लैंक में क्या है, मेन का तो पूछेंगे नहीं, मतलब ब्लैंक मेन का तो ऑलरेडी दे के है, तो मैंने डायरेक्ट वुमेन का लिखना चालू कर दिया कि परसेंटेज निकाल के या जो भी वैल्यू है, तो 550 एंड 15% मतलब 150 निकाल के, फिर 300 बचे ए में जो कि वुमेन्स है, बी में वैसे ही 660 एंड 40% डायरेक्ट निकाल लिया 1200 का, तो वो आ गया 480, एंड सी में 420 प्लस 120 ऐड कर लिया एंड उसको 900 से माइनस कर लिया, तो 360 वुमेन्स आ गई सी में। वैसे डी में एंड ई में भी निकाल दिया ताकि मुझे ईजी पड़े, क्योंकि डेफिनेटली वुमेन्स पे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे बिकॉज वो ब्लैंक है ऑलमोस्ट डेटा। एंड वैसे चिल्ड्रन का भी लिख लिया ताकि परसेंटेज के फॉर्म में वगैरह या ब्लैंक एक दो चीज़ थी तो वो कन्फ्यूजन ना हो करके, तो मैंने लिख लिया ये सारा डेटा। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सोसाइटी। देखो एवरेज नंबर ऑफ डेफिनेटली पूछ रहे हैं, तो फिर एक एक बार निकालने से अच्छा मैं एक ही बार लिख लेती हूँ ताकि आगे भी अगर वो यूज़ होने वाले हो तो काम आ जाए। तो यहाँ पे 60 आया बी में चिल्ड्रन, एंड सी में तो देकर है 120, 160 एंड 100, तो ये सब ऐड करके हमें उनका एवरेज निकालना है। तो ये मैंने ऐड करने के बाद मुझे पता चला कि 1140 अपॉन 5, मतलब उसको हाफ करना है ना, 1100 समथिंग मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, फिर से मैंने ऐड किया कि क्या ही गलत किया मैंने करके। तो यहाँ पर 100, 200, 400 लोग, 400 बच्चे, एंड उसके बाद 20 और 50 70 बच्चे, और 60 120 बच्चे ने 190 बच्चे। उसके बाद ये 690 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 118, हम 5 से डिवाइड करते हैं, 590 डिवाइड बाय 5, तो उसको 5 से डिवाइड करते हैं तब डबल कर देते हैं एंड 0 हटा देते हैं, बिकॉज डिवाइड बाय 10 करते हैं ऐसा सोचते हैं हम, तो वो 0 हट जाता है एंड ऊपर 2 कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमको कि रेशो पूछा है कि नंबर ऑफ़ मेन इन सोसाइटीज़ बी एंड सी टू द टोटल नंबर ऑफ़ वुमेन इन सोसाइटीज़ ए एंड डी। तो बी एंड सी के दोनों मेन अगर हम ऐड कर लिए तो यहाँ पे 1080 हो गया, एंड वुमेन्स हम अगर ऐड कर लिए ए एंड डी की तो ए एंड डी में 840 हो गया। यहाँ पे भी कुछ कन्फ्यूजन मुझे हुआ था, पता नहीं क्या ही ऐड कर लिया था मैंने स्टार्टिंग में, फिर मैं देख रही थी। एंड फिर 9:7 का डेफिनेटली रेशो यहाँ पे आ गया बाय डिवाइडिंग 12। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया, द नंबर ऑफ़ वुमेन इन सोसाइटी सी इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मेंबर्स इन सोसाइटी डी। तो सी में जितने भी वुमेन्स है जो कि 120 है, वो टोटल मेंबर ऑफ सोसाइटी ऑफ डी मतलब 1500 का कितना परसेंट है,
सॉरी 120 तो चिल्ड्रन है, 120 नहीं 360 जो वुमेन्स है वो 1500 का कितना परसेंटेज। डेफिनेटली यहाँ पे मैंने थोड़ा गड़बड़ की थी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या काटूँ, पता नहीं, अभी प्रैक्टिस नहीं है ना यार, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है छोटे छोटे कैलकुलेशंस में। बड़े अच्छे से हो जाते हैं बट छोटे वाले कैलकुलेशंस में ही गड़बड़ हो जाती है। तो फिर यहाँ पे फाइनली मैंने 3 से डिवाइड करके 50 किया तो 12 आया इधर, एंड फिर उसको डबल कर दिया तो 100 एंड 24 आ गया, तो 24% होता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वुमेन। मुझे तो ये भी डाउट आ रहा है एग्ज़ाम देते वक्त कि कहीं मेरा एक्यूरेसी गड़बड़ ना हो रहा हो, बिकॉज़ पता नहीं, प्रैक्टिस में नहीं हूँ तो, एंड फास्ट में भी करना है, ऐसा भी नहीं कि मुझे बिल्कुल ही कम मार्क्स आए एंड आप लोग बोलो क्या ही सॉल्व किया आपने, तो हमको डिमोटिवेट कर दिया। बट इसलिए फिर मैंने फास्ट करते करते जितना मैं कर सकती थी एक्यूरेसी मेंटेन करने का तो किया, बट फिर भी एक डाउट तो होता ही है। चलो फिर अभी नेक्स्ट देखा मैंने कि क्वांट में हो गया ख़त्म अपने को जितना इजीली आता था वो, तो चलते हैं रीजनिंग की ओर। तो रीजनिंग में मैं आ गई ये पज़ल पे जो मैंने देखी थी कि 12 लोग पैरेलल रो का पज़ल है, तो 12 लोग यहाँ पे प्लेस करने थे हमें। यहाँ पर सब कंडीशंस देखी थी तो मैं कंडीशन नोट डाउन करना मैंने फिर चालू की। तो सबसे पहले कंडीशन यहाँ पर देखी थी कि 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन सी एंड ए, तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन करना चालू की। आप ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे नोट डाउन करते हो, एंड आप अगर कुछ डिफरेंट वे से इजी वे से नोट डाउन कर सकते हो जो आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताओ यार, मुझे भी बहुत ज़रूरत है स्पीड बढ़ाने की अपनी, बिकॉज़ एक तो प्रैक्टिस नहीं करने को टाइम भी नहीं मिलता है ज़्यादा, एंड टाइम मिलता है तो फिर एनर्जी नहीं होती है उसके ऊपर, फिर बाकी सारी चीज़ें, ऐसा आलस भी आता है कि अरे छोड़ो यार क्यों करना है ये वो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं अफेक्ट करने के लिए। इसलिए फिर उतना बस आप ही लोग हो मेरा मोटिवेशन, ताकि मैं आप लोगों के लिए अगर कुछ मुझे करना हो तो मैं थोड़ा सा इनिशिएटिव लेती हूँ एंड थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करती हूँ, ताकि मैं आप लोगों को भी बता पाऊँ एंड रिसर्च वगैरह करती हूँ थोड़ा, ताकि आपसे भी शेयर कर पाऊँ। तो इसीलिए कीप मोटिवेटिंग मी, एंड मुझे भी कुछ आइडियाज़ बताते जाओ अगर आप, बिकॉज मुझसे ज़्यादा डेफिनेटली आपके पास आइडिया है, आप रिसेंट में प्रिपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पर 6 लोगों को प्लेस कर लिया। अब सी और ए को उन्होंने बोला कि 2 लोगों का गैप है एंड वो कॉर्नर पे नहीं है तो उसके आजू बाजू भी लोग होंगे, तो इसलिए सी ए फिक्स नहीं था इसलिए रख दिया। अभी नेक्स्ट फिर ये भी पता था हमें कि नीचे वाला रो ऊपर देख रहा है नॉर्थ में एंड ऊपर वाला रो साउथ में। फिर नेक्स्ट कंडीशन जो था कि ए को जो फेस कर रहा है वो यू के सेकंड राइट में है, तो ए को अगर मैं उधर रखती ऊपर में जहाँ पे सी रखा है तो फिर यू के लिए प्लेस नहीं बचती ना सेकंड उधर, तो इसीलिए फिर ए को ऐसे लगा कि उसके राइट में, उसके अपोजिट में जो आ रहा है वो यू के सेकंड राइट में आ सके। एंड उसके बाद फिर एक कंडीशन थी कि यू एंड आर में 2 लोगों का गैप है वो प्लेस कर दिया। उसके बाद एक क्यू इज़ फोर्थ राइट ऑफ टी लेफ्ट ऑफ टी ऐसा था, तो क्यू एंड टी के लिए एक ही प्लेस बची। फिर ऐसा कर करके मैंने सारा कुछ प्लॉट कर लिया, इसमें कुछ ऐसा कन्फ्यूजिंग था नहीं, 2 कंडीशंस भी नहीं बनी, सिंगल कंडीशंस में ही बन गया। एंड पी नीचे एंड ई ऊपर फिर लिखा एंड बचा हुआ बी उधर एंड यहाँ पे बचा हुआ एस। तो ये सब प्लॉट हो गया अच्छे से विदाउट एनी सेकेंड कंडीशन। तो फिर यहाँ से हमने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चलो। तो पहले पूछा था कि कौन कॉर्नर पे नहीं बैठा है, तो बी डी क्यू आर तो सब बैठे हैं, एस कॉर्नर पे नहीं है, एस को टिक करो और आगे बढ़ो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा स्क्रोलिंग का प्रॉब्लम होता है देखो, इसलिए हम जब मॉक देते हैं तभी हम माउस वगैरह यूज़ करें तो बेटर होता है, प्रैक्टिस हो जाती है। अपोजिट ऑफ सी पूछा है तो जो कि है एस अगेन। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, इमीडिएट राइट में ए है। यहाँ पे फिर 4 ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्वल, मतलब कुछ तो भी सेम है एंड एक का अलग लॉजिक है। तो यहाँ पे देखते हैं एफ यू अपोजिट है एक दूसरे के, डी आर भी अपोजिट है, तो जो अपोजिट नहीं था उसको फिर टिक कर दिया। एंड हु इज़ सिटिंग अपोजिट ऑफ आर, तो आर के अपोजिट में डी है वो टिक कर दिया। ये क्वेश्चन मुझे बड़े लेंदी लगते हैं इसलिए मैं इसको स्किप कर देती हूँ, लास्ट में देखती हूँ। एंड वैसे भी ये आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का एग्ज़ाम है, तो हमें ऐसा नहीं देखना है कि पूरे 80 ऑन 80 सॉल्व करने, कुछ कुछ स्टेट में जाता है डेफिनेटली कट ऑफ हाई, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिसर के एग्ज़ाम में प्री का कट ऑफ उसका 80% तक जा सकता है मैक्सिमम। तो अगर 80 मार्क्स का क्वेश्चन, 80 मार्क्स का पेपर है तो 65 तक मैक्सिमम कट ऑफ जाना चाहिए। तो पिछले साल तो हमारा कट ऑफ 51 या 52 समथिंग था जनरल का, उस हिसाब से हम देखें तो इस साल भी उसी रेंज में रहेगा मैक्सिमम 55 तक। तो हमें बस एक्यूरेसी मेंटेन करके 60 या 55 तक भी अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए तो काफ़ी होता है। मैंने भी अपने वक्त कुछ ज़्यादा नहीं किए थे, मेरे तो शार्प 53 अटेम्प्ट्स थे, बट एक्यूरेसी का कारण मुझे जब स्कोर कार्ड आया प्री का तो मैंने देखा मुझे 57 मार्क्स थे, इसीलिए एक्यूरेसी से करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया मेरी बड़बड़ चलने तक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि यहाँ पे 7 लोग बैठे थे, मतलब 7 लोग दिए हुए थे एंड उसमें उनके हाइट का कुछ कंपैरिजन था। तो यहाँ पर फिर 7 लोगों का इन्फॉर्मेशन दिया था जो मैंने प्लेस किया, और मैं ऐसे प्लेस करती हूँ
जो मैंने मतलब चला गया, जैसे टी के नीचे यू है एंड यू के नीचे जेड एक्स है, फिर डब्ल्यू है, तो ये सातों के सातों की इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट आ गई, बस जेड एंड एक्स कंफर्म नहीं हुए, तो उसको वैसे ही छोड़ दो। एंड फिर यहाँ पर ये देखे था कि थर्ड टॉलेस्ट की हाइट 50 है एंड शॉर्टेस्ट की हाइट 20 सेंटीमीटर है, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर सबसे वो पूछा कि हु इज़ द शॉर्टेस्ट, तो डब्लू था एंड सम देखे था वाई एंड टी का 170 है करके, तो 50 निकल गए, तो 120 वाई का बचेगा एंड हु इज़ द टॉलेस्ट वाई। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे इजीली मिल गए हमें बिल्कुल 1 मिनट के अंदर, बिकॉज बहुत छोटा सा ये पज़ल बोल सकते हैं हम, पज़ल या जो भी था। अभी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आई कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ है 9 एम्प्लॉयज़, जो कि 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, जिसमें कि एक डिपार्टमेंट में मैक्सिमम 3 लोग हो सकते हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट में तीन ही लोग होंगे, मैक्सिमम 3 मतलब मिनिमम 2 होंगे, तो किसी में 4 थोड़ी ना हो सकते हैं, तो डेफिनेटली 3 होंगे। ये हमें लॉजिक तुरंत क्लिक हो जाता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस को। एंड यहाँ पर एक और कंडीशन देखे थी कि वो प्रेसिडिंग या सक्सीडिंग नहीं होंगे, जैसे ए के बाद बी आता है तो ए एंड बी टुगेदर एक ही डिपार्टमेंट में काम नहीं करेंगे, सी के बाद डी आता है तो सी एंड डी एक ही डिपार्टमेंट में काम नहीं करेंगे, सी के पहले बी आता है तो बी एंड सी भी एक डिपार्टमेंट में काम नहीं करेंगे। तो वैसे मैंने प्लॉट कर लिया। जी मुझे बताया था कि प्रोडक्शन में है, तो प्रोडक्शन में लिख लिया यहाँ पर, एंड ये भी बताया था कि डी एंड एच प्रोडक्शन में नहीं है। फिर बी आई टी में प्लेस किया, ई एंड आई नहीं है, ए एच आर में प्लेस किया, सी एंड एफ नहीं है। फिर अभी बोला है कि डी या फिर सी बी के साथ काम करता है, तो बी आई टी में है तो बी के साथ सी तो काम नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन थी बी के बाद जो आ रहा है या बी के पहले जो आ रहा है वो एक साथ नहीं रहेंगे, तो सी को कटा दिया, वहाँ से डी आ जाएगा। एंड सी एच आर में भी नहीं आ सकता, तो सी के लिए एक ही प्लेस बची प्रोडक्शन की, तो सी को प्रोडक्शन में डाल दिया। एंड उसके बाद एफ़ का दिया था, एफ़ को प्लेस कर दिया, बिकॉज एफ़ के लिए प्लेस नहीं थी, एफ़ जी के साथ तो नहीं आ सकता था, जी एंड एफ़ टुगेदर कांट कम, तो इसीलिए एंड एच आर में वो नहीं आ सकता था, तो फिर उसके लिए भी बची थी जगह आई टी की, तो फिर तीनों ऐसे प्लेस हो गए। एंड लास्ट में एच बचा, तो एच को फिर डेफिनेटली एक ही प्लेस बची थी एच आर में, उसको दे दिया, बिकॉज वो एफ़ के साथ भी नहीं आ सकता एंड जी के साथ भी नहीं आ सकता है। अगर कंडीशन ऐसी दी भी नहीं होती कि 3 ही लोग है रहने वाले, अगर बोला भी नहीं होता कि 3 ही लोग रहेंगे, तो भी वो एफ एच वहीं पे आता है एच आर में, बिकॉज एफ एंड जी के साथ तो प्रेसिडिंग सक्सीडिंग दोनों साथ में नहीं आ सकते। तो फिर इसके क्वेश्चंस जो आए फिर मैंने टिक कर लिए। एंड ये क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हो गई मैं कि करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एम्प्लॉय एफ क्या है। तो एफ देखो आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है, एंड ऐसे में ना पता नहीं मुझे क्या ही चूल होती है, तो मैं जाके ना जो शॉर्ट में लिखा होता है ना वो पहले पढ़ लेती हूँ। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो शॉर्ट में लिखा हुआ है तो आंसर्स नहीं होते हैं, फिर लेंदी वाला होता है या नन ऑफ दिस होता है, तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैंने गलत तो नहीं पढ़ा, इसलिए फिर डबल डबल पढ़ना पड़ता है। एंड बहुत बार ये ट्राई करती हूँ कि अवॉइड करूँ, बट हो जाता है कभी कभी ये मिस्टेक, जब वैसा मल्टीपल क्वेश्चंस या फिर नन ऑफ दिस ऑल ऑफ द अबाव ऐसा कुछ होता है तब। वो सबके साथ होता होगा, आपके साथ होता है कि नहीं, ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। उसके बाद नेक्स्ट ये आया एक अल्फ़ाबेट या जो भी हम बोलते हैं कि प्लेस वैल्यू को लेके, तो यहाँ पर था कि वो कौन सा ऑड वन आउट है, तो फिर 13 16 12 मतलब +3 - 4 ऐसा लॉजिक था, जो कि सी जी एफ मतलब फोर्थ ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, यहाँ पे +4 - 3 रिवर्स था, तो इसलिए फिर उसको टिक किया एंड आगे बढ़ गए। फिर नेक्स्ट तो टिक करके रखा था, ये स्विट्ज़रलैंड वाला एक क्वेश्चन बच गया। मैंने सोचा अटेम्प्ट करूँ, फिर मैं सोचा चलो कॉन्ट के लिए कम टाइम बचा है, 8 मिनट समथिंग ही बचे हैं, चलो कॉन्ट पे जाते हैं। तो फिर कॉन्ट पे आ गए हम, एंड कॉन्ट पे जो मैंने गलत किया था, मतलब पहले नहीं हुआ था मुझसे अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन, वो मैंने फिर से प्लेस किया, एंड यहाँ पे देखो मैंने करेक्ट प्लेस किया कि 576 24 20 फिर से 26 ही लिखा था, सेम मिस्टेक्स हम करते हैं जैसे। फिर मैंने ध्यान दिया कि 25 का 625 आता है स्क्वायर, तो 26 कहाँ से आ गया यहाँ पे, तो फिर 24 किया उसको, तो इसीलिए हमें स्क्वायर क्यूब टेबल्स अगर एकदम बाय हार्ट है तो हम अच्छे से कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस को विदाउट वेस्टिंग टाइम, या डबल डबल विजिट नहीं करना पड़ता है जैसे मैंने किया। अब यहाँ पे यही 1 मिनट जो मैंने वेस्ट किया पहले, तो वो कहीं पे यूटिलाइज़ कर सकती थी, बिकॉज बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। अगर मैं 26 की जगह 24 लिख लेती, या फिर जो भी आंसर आया था उसको सोचती कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देना है, मैं क्यों इतना कैलकुलेट करूँ, पर मैंने वो रूट को देख के कन्फ्यूज़ हो गई। चलो, और एक क्वेश्चन मेरा बच गया था, आई थिंक मिस आउट हो गया था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो मैंने इसको फिर कर लिया कि माइनस प्लस का अगेन प्लस प्लस एंड प्लस माइनस का माइनस प्लस आता है करके। एंड ये 54 का भी रूट कुछ 18 फोर ज़ा 32, तो 54 18 फोर ज़ा 18 थ्री ज़ा होता है, नहीं वो करके देखा था मैंने पहले, तो नहीं हुआ, मतलब वैल्यू 29 तो नहीं आती, फिर समझा कि 27 × 2 एंड नीचे भी 27 से रिलेवेंट 30 × 2, वो फिर मैंने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन आया बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का, जो था
a boat takes 3 hours to cover 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम 120 किलोमीटर जाने के लिए 3 आवर्स लग रहे हैं, मतलब उसकी स्पीड आ जाएंगी 40, बिकॉज डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। एंड सिमिलर देखिए कि 100 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए 6 आवर्स लग रहे, तो उसकी स्पीड आ जाएगी 20। एंड फिर बोट का स्पीड हमें आ जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन 2, तो ये फिर 30 आ गया। एंड फिर 30 को अगर 4 आवर्स चलाएंगे 30 किलोमीटर की स्पीड से तो 120 किलोमीटर कवर कर लेंगे। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एजेस से था, तो यहाँ पर दिया था कि 5 साल पहले मोहित एंड रोहन का रेशो था 5:6 का, एंड 7 साल बाद उनका रेशो है 11:12 का। तो यहाँ पे एक ध्यान देना कि हमेशा जो आफ्टर एंड बिफोर, तो उस पर ध्यान देना कि अगर उन्होंने बोला है आफ्टर 7 ईयर्स तो फुल स्टॉप के बाद बोला है, तो आफ्टर 7 ईयर्स मतलब वो प्रेजेंट एज से लेके बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहे कि पीछे 5 साल जाओ और फिर वहाँ से 7 साल, नहीं, तो फिर वैसा तो 2 ही साल का प्लस हो जाएगा ना। बट यहाँ पे पीछे 7 साल जाओ एंड आगे फिर प्रेजेंट एज से आगे 7 साल जाओ, ऐसा कुछ है। तो फिर यहाँ पे 12 साल का गैप होता है। बट वो डिफरेंस क्या बोलते हैं, रेशो वाले मेथड से भी सॉल्व हो सकता था, बट मेरा प्रैक्टिस नहीं है जैसे मैंने बताया, तो मुझे फिर जो बेसिक सूझा मैंने उससे किया कि 5x एंड 6x ले लिया एंड उसमें 12 एज ऐड करके जो रेशो नया आ रहा है 11:12 का है उसको प्लॉट करके फिर कैलकुलेशन से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आना ही है हर मॉक में या हर एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर था सुजीत, एकता एंड रश्मि, इनका एफिशिएंसी देके तो थ्राइस इफेक्टिव है एकता से, तो 3:1 का उनका रेशो, एंड सेपरेट रेशो आता था फिर 1:2 का उनका, तो मैंने डायरेक्टली यहीं पे प्लेस कर दिया। एंड यहाँ पर तीनों अगर साथ में काम करें 6 यूनिट पर आवर, तो फिर 60 आवर्स करके उनको 60 डेज करके 360 यूनिट हो जाता है। तो 360 यूनिट को इन लोग 3:1 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेंगे, वो सिंपल है, उससे डिवाइड करके आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वेसल वाला क्या बोलते हैं इसको, पाइप एंड सिस्टम या जो भी बोलते हैं, मिक्सचर्स वाला, मिक्सचर्स ही बोलते होंगे, हाँ मिक्सचर्स वाला। तो इसमें देखे था ए एंड बी 2 कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशो। तो यहाँ पर भी मैंने बेसिक मेथड ही लगाया, कुछ रेशो वगैरह मुझे समझा नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड मेथड मुझे याद नहीं रहते हैं। हम बेसिक जब पढ़ते हैं तो ऐसे करती हूँ मैं, जब रेशो देखे 5:3 का मैंने 50:30 कर लिया उसको, ताकि कैलकुलेशन ईजी पड़े। एंड सेम 80 लीटर्स यहाँ पे, तो 80 लीटर्स वहाँ होंगे, तो 80 को 5 से डिवाइड कर लिया 4+1, एंड वहाँ पे 64 एंड 16 आ गया। फिर इन मिल्क को ऐड कर लिया तो ये आ जाएगा 114, एंड वाटर को ऐड कर लिया तो ये आ जाएगा 46। फिर इनको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड करने के बाद मुझे पता चल गया कि 57:23 का रेशो आता है। तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। बहुत लोग सोचते हैं मिक्सर एलिगेशन टफ होता है, बट अगर सही अप्रोच से करो एंड जिस क्वेश्चन को जितना रिक्वायर्ड है उतना ही अप्रोच लगाओ तो इजीली हो जाता है। अगर हम ज़्यादा अप्रोच लगाने जाए तो फिर टफ होता है, हम खुद बना लेते हैं उसको टफ, ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये बेसिक रेशो का। तो यहाँ पर 9th 10th एंड 11th क्लास के स्टूडेंट्स का रेशो देके था, एंड उन्होंने बोला था कि 30%, 40%, 50% रिस्पेक्टिवली हमने बढ़ाया वो बच्चों को, तो कितना होगा नया रेशो। तो यहाँ पे भी फिर मैंने 80:10:12 को 80, 100 एंड 120 ले लिया ताकि इजीली मुझे 30%, 40% निकल जाए। फिर 30%, 40% एंड 50% निकाल के ऐड करके उनका रेशो निकाल लिया, तो वो रेशो आ गया 26:35:45। यहाँ पे भी मैं कंफ्यूज हो गई थी किससे डिवाइड करूँ, मैं पहले 5 से डिवाइड करने लगी, फिर ध्यान गया कि 104 105 नहीं है, बट फिर याद आया कि 26 × 4 होता है, तो 4 से डिवाइड करके देखा तो फिर 4 से डिवाइड हो गया, एंड ये सेकंड ऑप्शन टिक करके आगे चलते हैं। नेक्स्ट था सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन। तो मैंने देखा 4 साल के लिए था, एंड 4 साल एंड उसका डिफरेंस भी था SICI का 4 साल का। मुझे 3 साल तक का बहुत फास्ट में निकालना आता है, 4 साल के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने स्किप कर दिया, आगे बढ़ गई। एंड नेक्स्ट था एक क्वेश्चन CP एंड SP, मतलब ये कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस वाला, डिस्काउंट वाला समथिंग। तो फिर मैंने सॉल्व किया कि यहाँ पर वैल्यू देखी थी कि मार्क प्राइस 16,500 से बढ़ाई गई है कॉस्ट प्राइस में, एंड फिर उसको अगर 8% का डिस्काउंट न देने की जगह 10% दिया जाता तो उसको 3630 रुपये का और डिफरेंस आता। तो फिर मतलब 10% में से 8% निकालो तो 2% की वैल्यू देख के है वो, क्योंकि 2% का डिफरेंस उतना बोला गया है, तो 1% की वैल्यू निकाली तो 1859, अगर 100% निकालेंगे तो 1500 आएंगी, 1,81,500, जो कि थी MP की वैल्यू, मतलब मार्क प्राइस था। तो फिर मार्क प्राइस से जो ऊपर का वैल्यू था हटा दिया, तो फिर कॉस्ट प्राइस आ गया 16,500 निकालने के बाद, बस वही पूछा था वहाँ पे। नेक्स्ट एक ट्रेन का क्वेश्चन था।
तो इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा। तो ट्रेन में क्वेश्चन था कि ट्रेन ए क्रॉस करती है एक मैन को विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन एक्स सेकेंड, तो हम इसको प्लॉट करेंगे। एंड सिमिलर उधर था कि ट्रेन बी क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ 200 मीटर इन द लेंथ ऑफ 200 मीटर लेंथ इन 3x सेकेंड विद द स्पीड ऑफ इक्वल स्पीड थी 15-15। तो हम अगर 15-15 एंड दोनों भी स्टेडी कंपोनेंट को पास कर रहे हैं, तो उनका मैन का या फिर प्लेटफॉर्म का कोई स्पीड हम काउंट नहीं करते हैं, तो इसलिए 15 = 15 करके अगर वो LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाती है, पता है ना बचपन से हमें वो। तो फिर वैसा ही प्लेस कर लिया यहाँ पर। एंड जो ये था लेंथ था उसको y कंसिडर कर लिया, x तो नीचे कट गया, तो y को फिर वैल्यू निकाल के आया 25। तो y 25 मतलब y वैसे भी b का लेंथ y ही कंसीडर था, तो फिर y की वैल्यू 25 आ गई। एंड a का अगर लेंथ पूछते तो 3y मतलब 75 मीटर आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। एक ये बहुत इजी क्वेश्चन था यार, हिंदी इंग्लिश वाला। 60 लोग हिंदी बोलते हैं, 30 लोग हिंदी इंग्लिश बोलते हैं। ये मैंने फिर बाद में जब देखा सब वीडियो बनाने के बाद, तो मुझे लगा कितना ईजी सा था यार क्वेश्चन करके, तो बट छोड़ दिया। मुझे क्या लगा उस वक्त प्रोबेबिलिटी था, इसलिए थोड़ा कभी कभी ना टाइम देना चाहिए, 1-2 सेकंड तो भी देखने के लिए क्वेश्चन को। एंड नेक्स्ट ये था वही फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर उठाओ एंड उससे कुछ इंपॉर्टेंट बनाओ। तो यहाँ पे यूरिया एरिया मुझे लगा बन रहा है, बट एरिया में 2 ए फिर ए नहीं था ना, यू था हमारे पास, वो भी कैपिटल लेटर्स में लिखा तो कंफ्यूज होता है करके फिर स्मॉल लेटर में भी लिख के देखा। मुझे कुछ भी होता है तो इसीलिए मैं फिर डाउट नहीं रखती हूँ, तो तब के तब टाइम वेस्ट हो रहा है तो हो, बट एक्यूरेसी चाहिए यार, तो इसलिए फिर मैं लिख लेती हूँ। बट यूरिया बना, फिर उससे फिर टिक कर दिया कि राइट से सेकंड कौन है, तो राइट से सेकंड ई था, ई को टिक करो और चलो आगे, करो करो टिक, ई को टिक करके हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा आया यहाँ पर, आई थिंक ये था कैसलेट डी आई, कैसलेट डी आई था। एंड फिर मैंने टाइम की तरफ देखा 12 सेकंड में कौन सा कैसलेट डी आई हो जाएगा मेरा, इसलिए एंड उतनी देर में फिर मेरा पेपर सबमिट हो गया। एंड फिर ये है एनालिसिस, उसका मतलब जो भी मार्क्स आए मेरे, तो मैंने 71 अटेम्प्ट किए, 71 मार्क्स आए। ओह माय गॉड, तो 100% एक्यूरेसी आई है। एक्यूरेसी देख के मैं खुश हो जाती हूँ। मार्क्स तो ठीक है, 71 इतने बुरे भी नहीं है आई गेस। एंड मैं कंसिडरिंग कि मुझे वीडियो भी बनाना था एंड आउट ऑफ प्रैक्टिस थी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये मार्क्स। बट मार्क्स पे कुछ नहीं होता है यार, मॉक के मार्क्स, मॉक के क्वेश्चंस का लेवल वगैरह भी मैटर करता है। ये टेक्स्ट बुक का मॉक था, अगर मैं कुछ प्रैक्टिस मॉक वगैरह देती तो डेफिनेटली मुझे भी 50 to 55 रेंज या 50 हार्डली 60 तक ही आते थे। एंड ये टेक्स्ट बुक का मॉक था, उसमें भी फ्री मॉक था। फ्री मॉक तो बेसिकली इजी होता है, तो डेफिनेटली आप भी देना ये मॉक एंड मुझे बताना। तो ये मेरा स्कोर था एंड 98 परसेंटाइल समथिंग आया था। एंड उसमें अभी गलत तो कुछ हुआ नहीं, तो रिव्यू में आपको क्या ही दिखाऊँ। बट फिर मैंने बाद में एग्ज़ाम होने के बाद मैंने अच्छे से रिव्यू किया है कि मुझसे कौन से क्वेश्चंस क्यों नहीं बने, टाइम ही नहीं बचा, तो थोड़ा सा स्लो मैं हो गई थी आउट ऑफ प्रैक्टिस हो करके। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, बिकॉज 80 क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ नॉट अ बिग डील। एंड मॉक में जैसे आते हैं कुछ कुछ ऐसे प्रैक्टिस मॉक में अगर बोलूँ तो उसमें बहुत टफ होता है वो मॉक। तो अगर वैसे प्रैक्टिस आप कर रहे हो, स्मार्ट कीड़ा प्रैक्टिस मॉक, ऑलिव बोर्ड, ऐसे प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस कर रहे हो गाइडली, तो आपको ईजिली जो रियल एग्जामिनेशन में आते हैं वो क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे, कुछ खास टफ नहीं लगेंगे, बिकॉज सिमिलर होते हैं या फिर उससे भी कम ही लेवल होता है। मॉक में तो थोड़ा हमको प्रिपरेशन कराना है उनको, तो इसलिए थोड़ा हाई लेवल देते हैं। अभी क्या ही मैं नींद में बोलूँ, इससे बेटर है कि मैं अभी यही वीडियो क्लोज़ करती हूँ यहाँ पे। एंड आप लोग, आई होप आपको इससे कुछ आइडिया मिला हो कि क्या होता है क्या नहीं। एंड कुछ भी लगा तो डेफिनेटली यू आर फ्री टू कमेंट डाउन। एंड आई होप आप लोगों ने ये वीडियो देखते देखते सॉल्व भी किया होगा। एंड आपका भी स्कोर ज़रूर से शेयर करना। एंड वीडियो देखने के बाद भी अगर आप चाहो तो मॉक दे देना, अगर लिंक मिलती है तो मैं लिंक पुट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज टेक्स्ट बुक पे जाओ, ऐप पे जाओ या वेबसाइट पे जाओ एंड डायरेक्टली IBPS RRB PO के मॉक्स में जाओगे तो ये फर्स्ट मॉक है जो फ्री है। बाकी में तो पास वगैरह चाहिए, तो वो मॉक आप ज़रूर से दे देना। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। एंड ऐसे अगर और वीडियोज़ चाहिए सेक्शन मॉक पे तो भी बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।